हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ेंगे। यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का दिन का पहला आर्टिकल ये है कि जो कूनो नेशनल पार्क में आपको पता है अफ्रीका से हम लोग चीता लाए थे, तो उसमें दूसरा चीता आज मर गया है। उस चीता का नाम उदय कुछ दिन पहले दिया गया था। तो ये देश से बस क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जो नए चीते को हम लोग लाए हैं वो क्या नए इन्वायरमेंट में सर्वाइव क्यों नहीं कर पा रहे, व्हाट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि इसके पहले भी एक चीता जो मर गया था और उसका इशू अलग था। जैसे शाशा नाम की चीता जो मर गई थी उसके पहले उसका इशू ये था कि किडनी प्रॉब्लम आ गया था जब उसको क्वारंटीन में रखा गया था उसी टाइम पे। तो वो जब से यहाँ पे थी तब से वो स्ट्रगल कर रही थी जीने का, तो लगा था मर जाएंगे। पर ये जो दूसरा मर गया है उदय, ये विदाउट एनी रीजन, जैसे एक दिन पहले सब कुछ ठीक था, संडे को अचानक से मर गया। उसका पोस्टमार्टम होने के बाद ही रियल पिक्चर मिलेगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसके जो भी फाइंडिंग्स निकलेंगे उससे हम लोग को पता चलेगा कि कुनो नेशनल पार्क में चीता सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप लोग को पता है कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल आया था जहाँ पे बताया था कि नामीबिया से कुछ रिसर्चर्स आए थे जिन्होंने बताया कि कुनो नेशनल पार्क में जितना एरिया है 728 स्क्वायर किलोमीटर, उसके अंदर 7 to 8 चीताज रह सकते हैं। 21 चीता जो इंडिया प्लान कर रहा है वो हाई नंबर है, वो सस्टेनेबल नहीं। तो उस कंटेक्स्ट में भी समझ सकते हो कि वैल्यू एडिशन है टॉपिक का, पॉइंट का। इसको मेंस में जब एनिमल रिहैबिलिटेशन या रिलोकेशन का क्वेश्चन कभी आता है तो उसमें आप इसको इजीली लिख सकते हो। फिर चीता के बारे में आपसे आईयूसीएन पूछ सकता है, जो पहले पूछ मैं बता चुका हूँ। ये सब चीता का बेसिक जानकारी है, अफ्रीकन चीता, एशियन चीता, उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या, साइट्स के अंदर कोई कुछ का कैटेगरी है कि नहीं, वो सब बेसिक आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब सूडान से एक अपडेट है कि जो गवर्नमेंट है अपना इवैक्यूएशन प्लान गवर्नमेंट ने बना लिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने। और 2 IAF प्लेन्स जो जिद्दा में स्टैंड बाई पे है और एक नेवी शिप जो है पोर्ट ऑफ सुदान में वहां पे रुका हुआ है ताकि इंडियंस को इवैक्यूएट किया जा सके। अभी सऊदी अरेबिया ने कुछ 157 लोगों को इवैक्यूएट किया, उसमें कुछ इंडियंस भी थे। जस्ट एज एन अपडेट आप ध्यान रखो कि सारी कंट्रीज जो है अपने लोगों को, अपने डिप्लोमेट्स को इवैक्यूएट कर रही है। सूडान में जो वायलेंस चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए एक ट्रेंड अपडेट होना चाहिए और सूडान के आसपास के एरियाज का मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है ट्रैक 1.5 डायलॉग। ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ सकता है कि ट्रैक 1.5 डायलॉग क्या है, इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। बेसिकली एक डायलॉग है जो थाईलैंड ने इनिशिएट किया था, यहाँ पे गिवन है इसके बारे में। द इनिशिएटिव कॉल्ड ट्रैक 1.5 डायलॉग वाज लॉन्च्ड बाय थाईलैंड। इंडिया इसका पार्टिसिपेंट रहा है फर्स्ट सेशन से, जो कि बैंकॉक में हुआ था। अभी अगला सेशन इसका दिल्ली में होने वाला है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की जगह पे होगा, जो कि ऑटोनोमस थिंक टैंक है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फंड करती है। अब इसमें क्या है, चाइना, थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश एंड प्रीवियस एंड करंट एशियन चेयर्स, एशियन कंट्रीज का चेयर्स जो है, जैसे कि पहले कंबोडिया था अब इंडोनेशिया है, ये सबको एक्सपेक्टेड है कि लोग ये मीटिंग अटेंड करें। बेसिकली इनका ये सब क्या है, म्यांमार के बॉर्डरिंग कंट्रीज है, इनका आइडिया ये लोग ब्रेनस्टॉर्म करेंगे म्यांमार के करंट सिचुएशन पे, जो भी फॉल आउट वहां पे हो रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जाए और एक नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और 5 पॉइंट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, एशियन 5 पॉइंट कंसेंसस। ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। म्यांमार में सॉल्यूशन लाने के प्रति ये बनाया गया है, एशियन कंट्रीज ने मिलकर बनाया है। अब म्यांमार में 5 पॉइंट सॉल्यूशन क्या क्या पॉइंट समझ लीजिए। इमीडिएट एंड टू वायलेंस, dialogue among all parties, appointment of special envoy, humanitarian assistance by ASEAN, the special envoy's visit to Myanmar to meet with all parties। ये 5 पॉइंट कंसेंसस इन लोग को इम्प्लीमेंट करना है, जिसके लिए डिस्कशन करेंगे कि इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाए, जिसमें नेगोशिएशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जो प्रो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है उसके संग जनता इंगेज करे, नेगोशिएट करे। थाईलैंड ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, ट्रैक 1.5 इनिशिएटिव, एज एन ओपनिंग एडिशनल चैनल फॉर डायलॉग अमंग स्टेक होल्डर्स। जो भी स्टेक होल्डर्स उनमें एक डायलॉग का प्लेटफॉर्म के लिए चैनल बने। थाईलैंड और इंडिया जो है डायरेक्टली अफेक्टेड है सिविल वार लाइक कंडीशन जो म्यांमार में डेवलप हुआ है। लगभग 20,000 रेफ्यूजी जो है बॉर्डर क्रॉस करके थाईलैंड में आ चुके हैं 2021 के बाद। और इंडिया में मिजोरम और मणिपुर जो स्टेट है उनमें थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज मेनली म्यांमार के ईस्टर्न चीन स्टेट से, सगाइंग से बिलोंग करते हैं, जो कि प्रो डेमोक्रेसी है। वहां पे काफी लोग रिफ्यूजी आ गए हैं। दिल्ली को बैलेंस करना पड़ रहा है जनता गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में, ताकि म्यांमार जो है सेफ हेवन प्रोवाइड ना करे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स को, जिससे इंडिया को इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये मेंस में लिखा जा सकता है पूरा पॉइंट, इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल रिलेशन में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो देखिए जीआरई पे कल डेटा आया था कि इंडियन जीआरई टेकर्स जो है उनके ऊपर डेटा आया था। सिमिलरली एक और डेटा का कैरी फॉरवर्ड है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक ग्लांस आप ले सकते हो कि इंजीनियरिंग जीआरई टेकर्स का टॉप चॉइसेस घट के फिजिकल साइंसेस की तरफ शिफ्ट हो गया। ये एक ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। इसका ऑब्वियसली लॉजिकल रीजन क्या है, जो कई लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो जीआरई उनको जरूरत नहीं है, कॉलेजेस डिमांड नहीं कर रही, इसलिए उनको इतना जीआरई लेना नहीं पड़ रहा, ये भी एक रीजन हो सकता है। और सेकंड ये भी एक रीजन हो सकता है कि लोग इंजीनियरिंग कम प्रेफर कर रहे हैं यूएस में पढ़ना। दोनों इफेक्ट हो सकता है, बट आपको दोनों ध्यान रखना और ये ट्रेंड पता होना चाहिए एजुकेशन के संदर्भ में, हायर एजुकेशन के संदर्भ में।
कोई अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें एज अ पॉइंट आप इसको प्लेस कर सकते हो। फिर देखिए एडिटोरियल पेज में आप सभी को पता है कि 24 अप्रैल 1973 में केशव नंदा भारती केस का जजमेंट आया था, इसीलिए आज पूरा पेपर में छाया हुआ है। इस पे 2-3 आर्टिकल है एडिटोरियल में, सारा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको हेडिंग पढ़ना है। द आर्ग्यूमेंट दे आर ट्राइंग टू प्रेजेंट। इसमें आर्ग्यूमेंट ये दिया है कि केशव नंदा भारती जजमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को, जो लिमिट करता है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को। तो ये इसका आर्ग्यूमेंट है। इस आर्ग्यूमेंट को इन्होंने एक्सप्लेन किया अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि इतना रिलेवेंट नहीं है। इसमें आप खाली ये बॉक्स वाला पार्ट पढ़ लोगे तो इनका आर्गुमेंट आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है एक इंपॉर्टेंट है एज द एसेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कितना आर्टिकल 14 में आता है, आपको पता होना चाहिए। विच एम्बेड्स बोथ डिसीजनल ऑटोनॉमी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, फ्रीडम फ्रॉम प्रेशर फ्रॉम द स्टेट। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि पैरामीटर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग and discretion remains always circumscribed by the Constitution and demands respect for constitutional conventions। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस और रूल ऑफ लॉ के माध्यम से बताया है कि कैसे इंपॉर्टेंट है ये वाला एस्पेक्ट। इतना आपको अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरा जो केशव नंदा भारती के रिलेवेंट जो इंसाइट्स है वो एक्सप्लेन पेज में बहुत तगड़ा दिया है, तो इसमें पढ़ के फायदा नहीं है, यहाँ पे एक ओपिनियन को पढ़ के फायदा नहीं है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे भी इन्होंने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है कि शील्ड अगेंस्ट ऑटोक्रेट्स। इनका कहना है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ऑथोरिटेरियनिज्म को बे पे रखता है। फिर उन्होंने अपना आर्गुमेंट को हल्का एक्सप्लेन किया है कि what has now taken firm root in the idea of certain essential values that keep republic afloat। कैसे रखता है रिपब्लिक को अफ्लोट? द राइट टू जुडिशियल रिव्यू, बेसिक नॉर्म्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड अ फेडरल स्ट्रक्चर। ये 5 फीचर है इनके अकॉर्डिंग जो रिपब्लिक को अफ्लोट रखा है। इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड अगेंस्ट ऑटोक्रेट्स, विम कंटिन्यूज टू कीप एन riotous misadventure और ऑथोरिटेरियन इम्प्यूनिटी एट बे। तो ये आपको समझना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट किया है। अब पहले हम लोग सीधा एक्सप्लेन पेज देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है बेसिक स्ट्रक्चर और केशव नंदा भारती केस के बारे में। ये एक्सप्लेन पेज पूरा कहानी दे दिया है लीगेसी और केस के बारे में। इसमें भी खास बात ये आपको पूरा नहीं पढ़ना। इसमें देखिए पहला बात जो थोड़ा दिया है केशव नंदा भारती केस के बारे में, ये वाला पार्ट हल्का पढ़ना है, इसमें आपको बताना है। पहले बताया केशव नंदा भारती केस का कोर आर्गुमेंट किस किस बेसिस पे था। बेसिस ये था कि पार्लियामेंट का पावर जो है टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन वो किस एक्सटेंट तक लागू होता है उसको चेक करने के लिए था, जो कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में टसल का पॉइंट बना हुआ था। फिर गोलकनाथ का केस के बारे में हल्का हाईलाइट किया है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने कुछ अमेंडमेंट किया, इधर टू एंड फ्रो चलता रहा। फाइनली केशव नंदा भारती केस में जाके मैटर रिजॉल्व हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। फिर उसके पिछले 50 साल में एप्लीकेशन कैसे रहा उसके ऊपर जानकारी है। तो ये वाला पार्ट मैं आपको हाईलाइट कर दिया है, ये मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। इसको मैं रीड करके आपको बताऊंगा, उससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। इससे अच्छा इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केस दिए हुए हैं, जैसे किलोटो होलान केस, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर मिनर्वा मिल्स केस के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस का आपको अवेयरनेस होना चाहिए। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का आपको अवेयरनेस होना चाहिए। पी संबा मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ये 5 किस्तों को कम से कम पता होना चाहिए। बाकी आप हल्का रीड कर लीजिए कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में, जुडिशियल रिव्यू के में कितने, क्योंकि जो मैक्सिमम केसेस सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पे नलीफाई किए हैं वो जुडिशियल रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू पे है। तो एक तरह से लग रहा है कि जुडिशियल पावर जहाँ पे मिनिमाइज हो रहा है वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर उड़ते हुए आ जा रहा है। तो वो वाला आर्गुमेंट भी आप प्रेजेंट कर सकते हो ये वाला आर्टिकल पढ़ के। तो उस तरह से ध्यान रखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सिंस आपको पता है सूडान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके कैरी फॉरवर्ड में एक आर्टिकल यहाँ पे दिया है जनरल वर्सेस जनरल वाला। इस सूडान में जनरल वर्सेस जनरल फाइट चल रहा है तो अलग अलग फोर्सेस का। तो वर्ल्ड वर्ल्ड इंटरेस्ट किस तरह वरीड है वो वाला हाईलाइट किया कि अफ्रीकन नेबर्स क्यों वरीड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्यों वरीड है, रशिया क्यों वरीड है, वेस्टर्न कंट्रीज क्यों वरीड है। तो इसमें भी मैंने कुछ पार्ट हाईलाइट कर दिया, हल्का रीड कर सकते हो आप। आपको इंटरनेशनल रिलेशन का बड़ा क्वेश्चन आता है सूडान के ऊपर कोई ऐसा बन के, सूडान में बाकी कंट्रीज का इंटरेस्ट क्या है, तो आप एक एक दो दो पॉइंट्स करके लिख सकते हो। अब तो वर्ल्ड पेज में आते हैं। देखिए वर्ल्ड पेज में सिंपल अपडेट है, सूडान में यूएस और यूके अपने डिप्लोमेट्स को निकाल रहे हैं और भी कई कंट्रीज लगी हुई है रिलीफ अपने लोगों को निकालने में, इवैक्यूएट करने में। G7 मीटिंग ने एक रिक्वेस्ट किया है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन के संग जो ब्लैक सी के द्वारा ग्रेन का डील चल रहा था उसको रिस्टोर किया जाए। रशिया बोल रहा है ये डील मई 18 के बाद से नहीं चलने देंगे, क्योंकि मेरा खुद हम लोग का खुद का पर्सनल डिमांड है, उनका जो ओन ग्रेन ऑफ फर्टिलाइजर उसका एक्सपोर्ट का रिक्वायरमेंट अभी तक मीट नहीं हुआ है, तो मई 18 का इसको चलने नहीं देंगे। लेकिन इसमें ब्लैक सी कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए, उसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है आपको पता होना चाहिए। मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के हिसाब से अगर क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड में फूड का कमी कैसे हो रहा है, तो उसमें ग्रेन डील का आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। ये डील प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होने के कारण भी फूड ग्रेस की कमी होने की संभावना बन रही है वर्ल्ड के अंदर।
ये इसको इनिशिएट करना चाहिए। इस टाइप का एक आर्गुमेंट आप प्रेजेंट कर सकते हो, 1 पॉइंट आपका बन जाएगा। अदरवाइज़ इसका एग्ज़ाम में और कोई यूज़ नहीं है, बस इतना ही जानकारी आपको होना चाहिए। तो बस आज के न्यूज़पेपर में ये सब जानकारी थी। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्ज़ामिनेशन।